हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो थर्ड लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये चीज़ है कि जो बोर्ड पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ लुसेंट्स के, और वो आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास लुसेंट की बुक है। तो आज से हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाएँ, उसके लिए क्या है कि आप अपनी लुसेंट की बुक खोल के रखिए, आपके अपने सामने वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस देखिए। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जस्ट डिस्कस करेंगे। जो मैं एक एक क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको लिख लिख के ले करके आ रहा हूँ, इसमें हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लग जाए। तो उसके लिए हम बचाने के लिए, समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं, 2-3 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसीलिए जो है आप बुक जस्ट देखिए और सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस में आपकी गलतियां भी हो सकती हैं आंसर के अंदर, तो इसलिए जो है आप बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। और इसी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो किताब में क्वेश्चन दे रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए। तो किसी एक क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, नए तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, वो सारे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। आज जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 36 जो आपका पेज नंबर 425 है, उस पर क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। कहता है कि किसी वस्तु, चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? त्वरण दुगुना, गतिज ऊर्जा दुगुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना, भार दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है? सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्या करते हैं हम लोग? वेग दुगुना कर देते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वेग दुगुना करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो होती है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, वेग को दुगुना करेंगे, यानी वेलोसिटी की जगह पे क्या करेंगे? दुगुना यानी 2 भी करेंगे, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 4v²। यानी कि ये क्या रहा है? 4। यानी कि आपका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। हमारा आंसर का नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। क्यों भाई? द्रव्यमान जो होता है ना, वो आप कहीं चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपका द्रव्यमान कभी नहीं बदलने वाला है। क्वांटिटी जो आपका होती है, एम्पलीट्यूड वो जो होती है, वो कभी नहीं बदलती है। क्या बदलती है भाई? जी की वैल्यू बदलती है। जी। भार किसकी वजह से आता है? भार जो होता है, भार यानी कि वेट इजकल टू m इंटू जी होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास कभी नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। भार में तभी बदलाव होता है जब जी बदलता। वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी अलग अलग जगह पृथ्वी के अलग अलग जी की वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू जी की कहाँ होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? पृथ्वी पर। कहाँ होती है? पृथ्वी के पोल्स पे, ध्रुव पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या है? द्रव्यमान परिवर्तित भार स्थिर। भाई भार चेंज होता रहता है। यहाँ देखिए भार क्या है? परिवर्तित, और द्रव्यमान क्या है? स्थिर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। कल ही लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, या उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यानी कि पहला नियम ही बोलता है कि कोई वस्तु चाहे वो चल रहा है तो चलते रहेगा, और रुका है तो रुके रहेगा। कब तक? मतलब जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? न्यूटन का प्रथम नियम। तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करता हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ताकि जो है कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। असंतुलित पिंड द्वारा, असंतुलित बल द्वारा, यानी कि कोई वस्तु है, ध्यान रखिए,
अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु पे असंतुलित बल अगर हम अप्लाई करेंगे तभी तो क्या होगा, इस वस्तु में चेंज होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है असंतुलित, अनबैलेंस फोर्स। अगर फोर्स बैलेंस हो जाए, अगर कोई वस्तु पर संतुलित बल आप लगाइए ना, वो उस वस्तु के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, वो जैसे है वैसे रहेगा। यानी कि ये वस्तु था, इस वस्तु पे 10 न्यूटन आपने इधर से लगाया और 10 न्यूटन इधर से लगा दिया, दोनों ओर से 10 न्यूटन लगा दिया, बोला संतुलित हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, वहीं का वहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोला कैसा फोर्स लगाएंगे, बोला असंतुलित फोर्स लगाएंगे, यानी एक तरफ से फोर्स लगाया, इसको रोकने के लिए कोई सामने से फोर्स नहीं था, तो जो फोर्स लगा रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करेगा। तो बोल रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के व्युत्क्रमण। तो यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण क्या होगा, बल के समानुपाती होता है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा इसका, बल के अनुक्रमानुपाती कह लीजिए या समानुपाती कह लीजिए। आंसर नंबर हो जाएगा बी, 39 का क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर बोलता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया संबंध है। भाई क्या होती है क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। सुन लो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है और अलग अलग वस्तु पर लगती है। ये देखिए समझाने के लिए क्या है, ये देखिए मैं अगर इस मार्कर से बोर्ड पे मारूंगा तो मार्कर ने बोर्ड को मारा और बोर्ड ने मार्कर को मारा, आप समझ सकते हैं ऐसे। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है मार्कर इस बोर्ड के ऊपर लगा रहा है, और बोर्ड किसके ऊपर लगा रहा है, मार्कर के ऊपर लगा रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है वो दोनों अलग अलग वस्तु पे होती है, एक वस्तु पे नहीं होती है। इसीलिए तो ये कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक दूसरे को बैलेंस संतुलित नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप एक ही जगह पे एक तरफ से 10 न्यूटन इधर से लगाया, 10 न्यूटन इधर से लगाया, तो दोनों संतुलित कर दिया, पर वहां वस्तु एक ही थी। अगर वस्तु अलग अलग हो तो एक दूसरे को संतुलित नहीं करेंगे, वरना आप पैर से चल ही नहीं पाते, तो आप कोई काम कर ही नहीं पाते। आप मैं पैर रखते हैं नीचे तो जमीन से हमें ऊपर की ओर क्या मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, तभी हम पैर उठा करके चल पाते हैं। तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को बराबर कर देता ना, बैलेंस कर देता, फिर हम पैर रखते तो पैर उठता ही नहीं, ऐसे होता है। नहीं, अलग अलग वस्तु पे लगेगी तो क्या होगा, अलग अलग वस्तु पे हमारा क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया लगती है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो बोला कौन सा नियम है, न्यूटन का थर्ड नियम। कौन सा है, न्यूटन का थर्ड नियम। अगला क्वेश्चन बोलता है 42, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम। बोला ये भी थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन। हम हाथ ऐसे खींचते हैं तो वाटर का हमारा फोर्स मिलता है आगे की ओर, तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। 42 का हो जाएगा सी आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। किसने बोला है, बोला न्यूटन ने बोला है भाई, न्यूटन की गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 44 की चर्चा करते हैं। 44 बोलता है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कौन सत्य है भाई। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा, जी बिल्कुल सही। तो सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। सेकेंड लॉ न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ बोलता है F इक्वल टू ma, यानी जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स यानी कि बल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, समवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। बल की परिभाषा क्या है, बल की परिभाषा ये नहीं है कि द्रव्यमान में त्वरण से गुना किया तो बल आ गया, नहीं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। ये होता है परिभाषा, F इक्वल टू dp/dt होती है, और ये नॉर्मली इससे हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में एक समान गति से परिवर्तित रहता है। बोला किसकी वजह से, जड़त्व की वजह से। कोई वस्तु एक ही दिशा में चलती रह रही है
भाई कौन सा नियम होगा? जड़त्व का नियम। ये जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम यही तो बोलता है, जड़त्व के कारण, मास के कारण ऐसा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 46 न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। भाई अभी बताया मैंने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया। आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें जो है दे रखा है कि गाड़ी द्वारा घोड़े पे आरोपित बल। गाड़ी घोड़ा पे बल आरोपित करता है, बोला ऐसा नहीं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े द्वारा, भाई एक बात सोचो, घोड़े न खींच रहा है गाड़ी को। जब घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तब बल गाड़ी थोड़ा लगा रहा है, बल कौन लगा रहा है? घोड़ा लगा रहा है। तो घोड़ा बल कहाँ लगा रहा है? घोड़ा बल अपने पैरों से जमीन पे लगा रहा है, पृथ्वी पे लगा रहा है। जब पृथ्वी पर बल लगाता है घोड़ा अपने पैरों से, तो पृथ्वी क्या करती है? एक रिएक्शन फोर्स उसके पैर पे ऊपर की ओर देती है, तो उसका पैर आगे की तरफ मूव करता है, चलता है, ताकि वो तभी वो गाड़ी को क्या करता है? खींच पाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पे लागू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर 47 का डी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 48 चलती हुई बस अचानक जब ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। भाई अभी बोला, कितना बार बोला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही तो कहता है कि भाई जो वस्तु जैसे वैसे ही रहेगी। तो बोला मोशन में था, गाड़ी चल रही थी तो मोशन में था, बॉडी भी, गाड़ी के साथ साथ बॉडी भी मोशन में था। गाड़ी रुक गया, आपका बॉडी भी मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन गाड़ी तो रुक चुका है तो मोशन में तो आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका गाड़ी, आप जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। तो किसके कारण होता है? भाई न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रॉकेट, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली क्या होती है? आपके लीनियर मोमेंटम पे आधारित होती है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो 0 होता है। अगर आप रॉकेट की बात करें, उस पर लगने वाला टोटल बाह्य बल की वैल्यू 0, टोटल बाह्य बल की वैल्यू 0, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व रहेगा। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0 होता है। तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है रॉकेट के केस में। तो अगला नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए नंबर हो जाएगा, संवेग संरक्षण। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका। भाई कितनी बार यही क्वेश्चन रिपीट होगा? भाई रुका हुआ है, चलना शुरू कर दे, किसके कारण? जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, तो यानी कि जड़त्व के नियम के कारण। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है उस तरह से, तो क्या लिखा है? सी रखा है, विश्राम जड़त्व। तो बोला विश्राम जड़त्व हमारा हो जाएगा, भाई रुका हुआ था उसके चलते जड़त्व हो रहा था। चलो 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है? क्यों खींचता है? ताकि उसके हाथ पे जो लगने वाला इम्पैक्ट फोर्स है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तेजी से उतना रिएक्शन होगा। तो जितना रिएक्शन होगा तेजी से उतना ही क्या होगा? बॉल छिटकने के चांसेस होंगे। तो आसानी से वो बॉल पकड़ सके, यानी आसानी से बॉल को रोक सके, इसीलिए क्या करता है? हाथ को पीछे खींचता है। तो क्या ऐसा इसका आंसर होगा कि बॉल विश्राम की स्थिति में आसानी से आ जाए इसलिए खींचता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल गुणनफल है। अभी देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान में त्वरण से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब हम चंद्रमा पे चले जाएंगे तो मेरे शरीर के साथ क्या चेंज होगा? भाई जो मास है वो कभी नहीं बदलेगा। अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, कौन बदलता है? भार बदलता है। क्यों भार बदल जाता है? क्योंकि जी की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है। जो छोटा जी है ये परिवर्तित हो जाता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटी होता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है जी, अगर हम मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का 1/6 हिस्सा क्या होता है? वहाँ पे जी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इतनी जी की वैल्यू 1/6 हो जाएगा पोर्शन, तो जी की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा भार क्या हो जाएगा? पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर हम अपना वजन मेजर करते हैं जितना आ रहा है, अगर हम जाएं चंद्रमा पे तो 6 गुना कम वजन हमें दिखेगा। मास चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होता है? भार।
तो आंसर हो जाएगा 53 का कि भार घट जाता है लेकिन मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 54 नंबर क्वेश्चन कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा। बोला अभी क्वेश्चन नंबर 54 अभी मैंने समझाया आपको कि पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, बदलता रहता है। पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, बदलता रहता है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर। भूमध्य रेखा एक तरह से समझ लीजिए। तो यहां से जब आप पोल की ओर बढ़ेंगे तो पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पोल पे क्या होता है आपका, जी की वैल्यू मैक्सिमम 9.81, इसको हम लोग 10 ले लेते हैं। 9.81 जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, और इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम। तो इक्वेटर से अगर आप पोल की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या होता है, जी की ओर, ध्रुव की ओर जब बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बोला नहीं होता है, सब जगह अलग अलग हो। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यस, ये बात सही है कि पोल्स पे जब जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब सर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये जी मैक्सिमम होगा तो वेट भी क्या होगा, हमारा वजन भी क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, कि ध्रुवों पर अधिकतम होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लुसेंट की किताब का। तो आप सभी लोग लुसेंट की किताब अपने पास रखें। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, किस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आप आए तो आप नहीं आपसे छोटे। तो आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही नजर देता हूं। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।